हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था। और चैप्टर हमारा आपका चल ही रहा था और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे संसाधन के रूप में लोगों को। हम इतना इस चैप्टर पर बहुत कुछ आपका बात कर चुके थे। आज हम इसी के अंदर बात करेंगे। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर आगे बढ़ने से पहले अभी हमने कल जो था हेल्थ पर हमने अच्छा खासा देख लिया था कि स्वास्थ्य पर कितने हॉस्पिटल हैं, डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, जन्म के समय कितनी थी, अब कितनी हो गई। इन सबको हम लोग आपका देख चुके थे, ठीक, और बात भी कर रहे थे। तो अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो इतना हमने इसमें देख लिया, बात भी करी, आगे बढ़े। अब चलिए बात करेंगे बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। अच्छा, अगर आपका गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा जो आना चाहिए फ्लो में वो नहीं आएगा। गरीबी आपकी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी तो बहुत सारी उससे जुड़ी हुई जो आपकी चीजें हैं वो भी बढ़ेंगी। जैसे कह रहे हैं कि सकल की मां शीला अपने घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम के लिए अपने पति बूटा की मदद करती है। अब जो शीला थी वो क्या करती थी? अपने पति की क्या क्या करती थी? हेल्प करती थी खेत के काम में, और जो अपने घरेलू काम थे और बच्चों की देखभाल यही करती थी। क्लियर है? सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपने समय खेलने और घूमने में गुजारते थे। या वो खेलते थे या फिर घूमने फिरने में क्या करते थे, जो उनके पास समय मिला हुआ था वो उसको खर्च कर देते थे। यानी कि जितना अच्छा वो टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए वो भी आपका नहीं कर रहे थे। ठीक। बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा रखने वाले लोग नहीं पा सकते। यानी कि बेरोजगारी कब कहेंगे? जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। जो मजदूरी चल रही है, मान लीजिए मजदूरी 100 रुपए चल रही है और इस दर पर काम पाने की इच्छुक लोग जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार नहीं पा सकते। यानी कि 100 रुपए मजदूरी है और मान लीजिए कुछ लोग हैं जो काम की तलाश में हैं, उनको फिर भी आपका काम नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे ये आपका बेरोजगारी है। कि जब आपका प्रचलित मजदूरी पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो इच्छित हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार ना मिले तो हम कहेंगे भैया ये आपकी बेरोजगारी। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रमिकों की जनसंख्या में नहीं होती। किसमें नहीं होती उनकी गिनती? जो श्रमिक है उसके अंदर उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। ठीक। श्रम बल जनसंख्या में लगभग वे लोग शामिल हैं हो जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। अब आप देखोगे कि श्रम जनसंख्या का एक ग्रुप है, कितना? 15 से 59 वर्ष। ये ऐसा एज ग्रुप है जिनको हम कहते हैं ये जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंटिंग में आती है। आपसे पूछ ले कि किस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, तो 15 से 59 वर्ष के बीच की जो आयु है उन्हीं को हम कहते हैं। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। आप कह रहे हैं सकल के जो भाई बहन है वो इस कैटेगरी के नहीं आते, यानी कि या तो 15 से कम है या फिर 60 से ज्यादा है। ऑब्वियस है वो 15 से कम ही होंगे, तो इसलिए वो क्या नहीं आते? इस आयु वर्ग यानी कार्यशील जनसंख्या के बीच में नहीं आते। देखिए कार्यशील जनसंख्या की एज है 15 से 59 वर्ष के बीच की जो एज ग्रुप है उसी को माना गया है कार्यशील, यानी कि ये व्यक्ति जनसंख्या काम करने योग्य है। ठीक। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। ठीक। वह अपने घर के बाहर जाकर परिश्रम के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी नाना नानी जिनका यदि भी इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें बेरोजगार
नहीं कहा जा सकता, यानी कि जिनका वर्णन नहीं है, अगर दादा दादी होते तो वो भी आपका बेरोजगार नहीं कहा जाते। कह रहे भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। कह रहे कि चाहे गांव हो या शहर, दोनों सेक्टर में ही आपकी क्या मिलेगी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। देखिए ध्यान रखना, गांव में कौन सी है, मौसमी है और आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी मतलब किसी वर्ष की विशेष मौसम में काम मिलता है। जैसे मान लीजिए अब काम आएगा, अब क्या है, फसल कटेगी तो इस समय काम मिल जाएगा, लेकिन जैसी बरसात लगेगी कार्य काम आपका नहीं मिलेगा, तो हम इसको कह देंगे कि ये मौसमी बेरोजगारी है। खाने वाली मौसम में नहीं है, ये मौसमी है, सीजनल की बात करें, सीजनल बेरोजगारी है। एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कुछ आपका उत्पादन करेगा, आप इसको 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, जब आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा, और वेस्टी में भी, कि कैसे उत्पादन पर आपका फर्क पड़ता है किसी व्यक्ति के बढ़ जाने पर। अब कह रहे हैं कि अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए किसी खेत में 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब 5 लोग किसी खेत में काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 कुंटल, लेकिन यहाँ 50 की जगह 2 और व्यक्ति लग गए जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और प्रोडक्शन भी आपका क्या रहा, फिर भी 50 रहा। ठीक, तो ऐसे लोगों को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी पाई जाती है। यानी कि जिन लोगों की जितनी आवश्यकता ना हो फिर भी लोग वहां काम करें और उत्पादन ना बढ़े, ऐसी को हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। जो शहर है उनमें एक ही टाइप की बेरोजगारी मिलती है, उसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्लियर है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं होता। कैसा होता है, कुछ ही महीनों में आपका रोजगार जो प्राप्त नहीं होता है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ समय व्यस्त मौसम होते हैं, जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई होती है, तो कुछ विशेष महीनों तक आपका कृषि पर आश्रित लोग अधिक काम नहीं मिल पाता। कह रहे जब लोग आपके कुछ महीने ही आपका कृषि पर आश्रित होते हैं तो अधिक को काम मिलता है और कुछ को नहीं मिल पाता। अब फसल आ रही है, बूढ़ेगी, कटेगी, उनको मिल जाएगा, बहुत को आपका नहीं भी मिलेगा। पेंशन बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। कह रहे जो आपकी पेंशन बेरोजगारी है इसमें लोग आपका नियोजित प्रतीत होते हैं। जिनके पास भूखंड होता है उन्हें काम मिलता है, ऐसा प्राय कृषि काम में लगे परिजन में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इन 3 लोगों के अतिरिक्त ये तीनों लोग खेती में काम करते हैं, जिस पर 5 लोग करते हैं। इन 3 द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों के द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाता। यानी कि जितना प्रोडक्शन 5 कर रहे थे उतना 8 कर रहे हैं, तो इनका कोई योगदान है नहीं। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों का काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग आपका प्रच्छन्न रूप में क्या है, रोजगार है। कैसे हैं, 3 आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य परिघटना है। मैट्रिक, स्नातक, परोस्नातक डिग्री धारक अनेक युवक इसमें पाने में असमर्थ हैं। एक साथ ही अध्ययन के समय यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और परोस्नातक युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। क्या जो ग्रेजुएट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इन लोगों में क्या है, बेरोजगारी बहुत अच्छे से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जन स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणी की शक्तियों के आधिक्य के साथ कुछ अन्य श्रेणियां जनशक्तियों में कमी विद्यमान है। कैसी है, कुछ आपका जो श्रेणी है, जो कुछ चीजें हैं वो आपकी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हताएं हैं जो लोगों के बीच बेरोजगारी है। दूसरी क्या है, आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल में कमी है। कैसे है, आवश्यक कौशल जो आपकी तकनीक है उसमें कैसी है, आपका कमी है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बेरोजगारी से जनशक्ति की बर्बादी होती है
और युवकों को नाश और हताश की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं, साथ ही रोजगार सार्थक प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं होते। एक बड़ा भाग सामाजिक अपव्यय में रहता है, यानी कि जो अपना खर्च ना कर पाए। तो इस तरह की स्थिति भी क्या है, ये बेरोजगारी में बड़ी कॉमन है, बड़ी आम है। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कैसे आप किसको कार्यशील जनसंख्या कहोगे, किसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहोगे, क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कैसे काम मिलता है, इच्छुक व्यक्ति कैसे होते हैं, किन पर बोझ पड़ता है, इसको थोड़ा पढ़िए। 1 मिनट का समय है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लिया। अब कह रहे हैं कि बेरोजगारी के साथ आर्थिक बोझ में भी वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की आपका निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति के साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर आपका बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि बेरोजगारी अधिक होगी तो हमारा जो समाज है और हमारे देश पर भी इसका बुरा जो इफेक्ट है वो आपका पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर करना पड़ता है तो स्वास्थ्य के स्तर में एक आम गिरावट होती है और स्कूल प्रणाली के अलावा भी आपका वृद्धि जो है वो आपका इसमें होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का आहित प्रभाव रहता है। कैसा रहता है? आहित प्रभाव रहता है। बेरोजगार में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। कैसा है? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। इन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। कैसा है? इन्हें उपयोगी ढंग से आपका नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो स्वाभाविक रूप से अर्थशास्त्र के लिए दायित्व बन जाता है। और कह रहे हैं कि अगर इनको स्वाभाविक रूप से यूज नहीं किया, ये आपका अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व है कि जिम्मेदारी है कि हम ये सारे काम करें। कह रहे सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। अगर आप काउंटिंग में देखोगे तो भारत में क्या है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थोड़ी सी कम है। ठीक, बड़ी संख्या में निम्न आय, निम्न उत्पादकता वाले देश और नियोजित लोगों से की जाती है। पूरे वर्ष काम करके प्रतीत होता है लेकिन उनकी क्षमता और आय हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोप दिए गए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम नहीं करते। जैसे हैं कोई अन्य काम जो आपका नहीं करते। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो। वे अपनी इस कमाई के लिए जीवन पर आपका निर्वाह पाते हैं। ऐसे जीवन पर निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों को आवश्यकता नहीं होती, फिर भी दूसरा परिवार खेतों में काम करता है, कृषि क्षेत्र में काम करता है, ठीक में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। लेकिन जो उत्पादन नहीं है उनमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेतों में काम में साझेदारी, उत्पादित फसलों में हिस्सेदारी की धारणा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार में कठिनाई में कमी। ठीक, लेकिन इस परिवार में आपका गरीबी कम नहीं होती। प्रत्येक परिवार का अधिशेष श्रम रोजगार की तलाश में गांव के दूसरे शहर की ओर आपका प्रवासन करता है। जब उनको पैसा नहीं बचता तो रोजगार की तलाश करते हैं और कहाँ आते हैं, गांव से शहर की तरफ आपका चलते हैं। जब गांव से शहर की तरफ लोग जाते हैं उसको कहते हैं प्रवासन, प्रवास, काम की तलाश में। आइए उपरोक्त 3 क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य पर चर्चा करें। कृषि का सबसे बड़ा अधिशेष अधिशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। कह रहे सबसे ज्यादा अगर कहीं आप देखोगे जो जो चीजें प्रोवाइड करा रहा है और शोषण भी है वो एग्रीकल्चर में ही है। पिछले वर्षों से पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण भारत में जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कह रहे कि अगर आप पीछे की तुलना में आप कंपैरिजन करोगे तो जनसंख्या में कुछ आपका पहले से कमी आई है।
किसी अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में चला गया है। कह रहे एग्रीकल्चर का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका जो है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में चला गया है। ठीक, तृतीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले निर्माण में श्रम का सबसे अधिक कैसा है, अधिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सीखी विभिन्न सेवाएं सामने आ रही हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कैसी हैं वो आपका हमारे सामने, जैसे आपका देखेंगे तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, इसको बायोटेक कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आ रही हैं। और आपका सेकेंडरी में आपका विनिर्माण सेक्टर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका निरंतर इसमें आ रही हैं और इसमें जो है बढ़ रही हैं और हमारे सामने पड़ रही हैं। कह रहे आइए यह जानने के लिए कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। कह रहे कैसे लोग अपने गांव के लिए एक परिसंपत्ति जो एसेट है वो आपका बन जाते हैं। एक गांव की कहानी से हम लोग पढ़ेंगे। एक गांव जिसमें अनेक परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार कितना उपजा लेता है कि उसके सदस्य खा पी सके, यानी कि उसकी पैदावार कितनी होती है जितना कि उसके परिवार सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता है। इनमें एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़कों को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव लौटा और वह इतना सर्जन निकला कि उसने एक उन्नत किस्म का हल ढूंढने का आपका नमूना लिया, ठीक, जिसने गेहूं की उपज में वृद्धि हो सके। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सर्जित हुआ। अब उसे काम मिल गया, उन्होंने कोई चीज खोद ली तो एग्रो इंजीनियरिंग का क्या मिल गया उसको, एक नया काम हुआ और वहीं से उसकी पूर्ति हुई। गांव के पास परिवार अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उसने अच्छा लाभ हुआ, उसने आपस में बांट लिया। सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात सभी लोग आपके गांव ने एक बैठक की और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे। उन्हें पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चे अपने स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद के लिए स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव में एक परिवार अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया और वह गांव में सभी लोग कपड़े सिलने लगे, क्योंकि अब अच्छे लोग ढंग से कपड़े सिलना पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सर्जित हुआ और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि किसानों का कपड़ा खरीदने के लिए दूर दराज जाने की समस्या में अब बचने लगा। यानी कि सारी चीजें कहाँ हो गई, अब गांव में ही हो गई। ये कब हुआ, जब कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में आकर उसने लोगों की समस्याओं को समझा, उस पर हल ढूंढा, उस पर काम किया, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का उसने प्रयास किया। तो ये इसके अंदर था। अब किसान खेतों को अधिकतम समय लगाने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई, समग्रता में वृद्धि हुई। किसानों के पास उपभोग में अधिकांश वस्तुएं थी और वे उत्पादन उन तक बेच सकते थे, उन गांवों में बाजार में आते थे। उस समय ही वह साथ ही साथ प्रारंभ किए गए नए कार्य में औपचारिक रूप से थे। और कह रहे शिक्षक दर्जी एग्रो में लोगों को परिपूर्ण हो गया। यह धारणा कहानी बन गई जब मानव पूंजी के लिए उठते जटिल और आधुनिक कर आपके साथ आपका विकसित होने लगे थे। तो इस तरह से जो है आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई टेस्ट, किसी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आगे बढ़े। तो इतना, किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में पूछ लीजिए बच्चा। बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल की बात हमने इसमें नहीं करी क्योंकि एक चैप्टर स्पेशल हम पढ़ेंगे स्किल के लिए, और हम लोग उसमें देखेंगे क्या है स्किल। क्लियर है? पूरा ही चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख भी चुके हैं। तो फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।